आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भाग 4। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपने बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए नाद गाड़नी है, बैलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नज़र लगा देते हैं, कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं। और बाहर नाद भी कौन गाड़ने देगा? कारिंदा साहब नज़र के लिए मुंह फैलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है? उनसे कुछ कहूँ तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना बुड़बकपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है। 5 सेर से कम क्या दूध देगी? सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देखकर कैसी ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को दे आया करूँगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी और भोला के रुपए भी दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं? जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे, उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं, यहाँ तो कोई एक पैसे को नहीं पतियाता। सन में क्या कुछ ना मिलेगा। अगर 25 रुपए भी दे दूं तो भोला को ढांढस हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो। खूब दिख करके तब बताता। लेकिन जब पेट में बात पचे भी, कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको भी तो नहीं छिपा सकता। और यह अच्छा भी है, उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखरे बघारने लगे। गोबर जरा आलसी है। नहीं, मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात में कुट्टी काटने लगते, कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं पड़ा सोता रहता। कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता था। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख ना भोगेंगे, तो फिर जब उनके सिर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया? सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा। लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते ही रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए। नहीं, आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। सब समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था? बेचारी जब से घर में आई, कभी तो आराम से न बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी।
जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया। देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी, आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी, गमखोर, निश्चल ना होती तो आज शोभा और हीरा, जो मूँछों पर ताव देते फिरते हैं, कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा। नहीं, कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा, जाकर नाद तो गाड़ दूं। लेकिन जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए, नाद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गया तो, और किसी कारण से गाय ना दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले गाय लेने। पट्टे ने इतनी फुर्ती से नाद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है। कामता और जंगी अकड़ जाएं तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा, आंखें मलता हुआ बोला, अरे यह तो भोर हो गया, तुमने नाद गाड़ दी दादा। होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में सोचते हुए कहा, कहीं इसे गौरस मिलता तो कैसा पट्ठा हो जाता। बोला, नहीं, अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं ना मिले तो नाहक हद हो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं? उनके मन में कोई चोर बैठ जाए। चोर बैठे या डाय, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ ना कहा, लाठी कंधों पर रखी और चल दिए। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता जा रहा। अब लड़के की सगाई में देर ना करनी चाहिए। 17वां लग गया, मगर करे कैसे? कहीं पैसे के भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों में अलगौजा हो गया, घर की साख जाती रही। महत्तो लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। 2-1 राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाए और इतना ही ऊपर से खर्च। रास खलियान में तुल जाती है, खाने भर को भी नहीं बचता। ब्याह कहाँ से हो? और अब तो सोना ब्याहने योग हो गई। लड़के का ब्याह ना हुआ ना सही, लड़की का ब्याह ना हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे मातो? होरी ने देखा, दमड़ी बसोड़ सामने खड़ा है। नाटा, काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 1-2 बार आकर चिके, कुर्सियाँ, मोड़े, टोकरियाँ आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया, मुट्ठी गर्भ होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपने 3 कोठियाँ दिखाईं, मोल भाव किया और 25 रुपये सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया।
और तब रहस्यमय भाव से बोला, मैंने बांस कभी 30 रुपए से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करना। तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं? चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक ना कटवा। मुदा कौन सुनता है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप ना दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। कोठियाँ तो बट गई होंगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह अब बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं? नहीं कर दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा। तुम उनसे कहने थोड़े ही जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई का अर्थ होता कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा में से कभी मलिन नहीं होती। होरी के अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता था है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुओं पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपए नहीं, मैं 15 रुपए कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपए के दाम लो। होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपए में कहीं ऐसे बांस जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं। 10 रुपए पर? हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ। मोल बांस का नहीं है, शहर के नगीच होने का। आदमी सोचता है जितनी देर वहाँ जाने में लगेगी उतनी देर में तो वह 2-4 रुपए का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जई उतार कर छान कर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा खड़ी थी। चौधरी की बांस काटते हुए घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है? यहाँ बांस ना काटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपए सैकड़े का बयाना हुआ है। सेत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों का अलगौसा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि कई दिन तक खाट से ना उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह से ना छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मार कर भी उसी के आसन के नीचे चलता है।
कलेवे की टोकरी सिर से उतार कर बोली, 15 रुपए में हमारे बांस ना जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरोध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना है आकर कहें। हीरा बहू का नाम था मुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव सिंगार से समय के आघात का समन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना न था। सिंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और विवशता में उसकी प्रकृति का जल सूखा और का कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार गाबड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करते हुए बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना है मुझसे कहो ना। मैंने कह दिया, मेरे बांस ना कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पाँव में से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बस और होकर उसे ढकेल दे। उसका यह अपमान मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने के लिए उसके पास कोई दवा ना थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगौजे की ऊंची बांधा को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से 1 लात जमा कर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी, तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। आप सुन रहे थे गोदान उपन्यास। अगली कहानी अगले भाग में।